हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया के चैप्टर 6 पृथ्वी और ग्लोब। इसमें हम लोग जानेंगे ग्लोब, मानचित्र, अक्षांश और देशांतर रेखा, उनमें कुछ अंतर जानेंगे। फिर मुख्य अक्षांश रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, फिर ताप कटिबंध, अलग अलग ताप के आधार पर कितने कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया। फिर क्षितिज जो है वो किसे कहते हैं, इन सबको जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब। ग्लोब जो होता है एक पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है। पृथ्वी के आकार या उसमें जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, पृथ्वी पर किस स्थान पर कौन से देश है, इन सभी के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ही पृथ्वी का एक छोटा मॉडल, पृथ्वी का एक छोटा रूप बोलें या छोटा मॉडल बोलें तो वो है ग्लोब। ये जो है ये अध्ययन पृथ्वी के अध्ययन कराने में मदद करता है, या उसको समझने में, उसकी रेखाओं को समझने में, या उनके जितने भी स्थल है या जलमंडल किस किस स्थानों पे पाए जाते हैं वो सब समझने के लिए ग्लोब बहुत ही मददगार होता है। क्योंकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है जिसमें से हूबहू पृथ्वी के जैसे ही सभी स्थानों को दिखाया गया होता है। वहीं अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र भी पृथ्वी के अध्ययन को ही कराने में हमारी मदद करता है। लेकिन मानचित्र जो होता है यह सपाट कागज पर पृथ्वी को एक चित्र रूप में दिखाता है। यह भी हमारी उतनी ही मदद करता है जितनी कि पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। लेकिन मानचित्र इनके मुकाबले काफ़ी अलग उद्देश्य या ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसको हम परिवहन या कहीं ले जाने आने में आसानी होता है। जबकि मॉडल जो है वो अस्थायी रूप से अध्ययन के लिए बेहतर होता है। यह अस्थायी रूप से अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए या सीखने के लिए ग्लोब ठीक होता है। लेकिन मानचित्र जो होता है उसे हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके आधार पर किसी भी स्थान या किसी भी स्थिति में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्लोब में। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का छोटा मॉडल, उस पर कई सारी रेखाएं खींची गई होती है और उसके प्रयोग भी होते हैं कई। तो उन रेखाओं में से मुख्य जो दो रेखाएं होती है वो है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो उसके बारे में हम जानते हैं। वो पृथ्वी पर की दो मुख्य रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। ये कोई खींची गई पृथ्वी पर वास्तविक रेखा नहीं होती है, बल्कि ये एक काल्पनिक रेखा होती है। या हम बोलें कि उसको हमारे सभी स्थानों को समझने के लिए ही यह रेखा खींची जाती है, ताकि किसी भी स्थान को सही समझ सकें, किसी समय को अच्छे से निर्धारित कर सकें। समय को बताने के लिए, तिथि को बताने के लिए या किसी स्थान को बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा दो मुख्य रेखाओं को पृथ्वी के मॉडल में खींचा गया है, मतलब ग्लोब पर दिखाया गया। तो अक्षांश रेखा को हम देखें, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि मुख्य रेखाएं 3 होती है। 0 डिग्री पर जो खींची गई बीचों बीच, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो उस विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं ही अक्षांश रेखा कहलाती है। या हम बोलें कि जो रेखा जो है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा, इसे ही हम अक्षांश रेखा कहेंगे, जो कि पृथ्वी के मॉडल में कुछ इस तरह से दिखती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ऊपर के दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम देशांतर रेखा को देखें तो देशांतर रेखा पृथ्वी पर जो है वो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से जो खींची गई है, या हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोब में खींची गई है, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं होती है। इस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ही देशांतर रेखा कहते हैं। कुछ इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो हम बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी
ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसे ही हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो इन रेखाओं को खींचा क्यों जाता है, तो वो किसी भी समय को निर्धारित करने के लिए या किसी भी स्थान को बताने के लिए, स्थान का निर्धारण करने के लिए इन रेखाओं को खींचा जाता है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान को बोलें कि वह 5 डिग्री अक्षांश रेखा, कोई स्थान है वो 5 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, तो हम ऐसे में उस स्थान को जान सकते हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो माना गया है उसको हम, और फिर 5 डिग्री जो बीच से यहाँ से गुजरेगी उस 5 डिग्री और 0 डिग्री इस स्थान को हम इस तरह से जान सकते हैं। तो किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए या तो समय को निर्धारण करने के लिए उसको हम आगे पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के गुणों में। अब हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कुछ अंतरों को। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा जो कि इस तरह से जाती है पृथ्वी पर, और देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो इसकी कुल संख्या, अगर हम बीच वाले भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है उसके 90 इधर होती है और 90 इधर, तो इस तरह से अगर हम विषुवत रेखा को भी उसमें डाल लें तो 181, कुल संख्या 181 अगर विषुवत रेखा को भी शामिल कर दें तो। और वहीं पर अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो पृथ्वी को जो है पूरी तरह से घूमने में जो है वो 24 घंटे, और वो है एक वृत्त को घूमने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है, तो उनके प्रत्येक डिग्री पर एक जो है वो देशांतर रेखाएं खींची गई। तो इसकी कुल संख्या जो है वो है 360। और अगर उसके लंबाई की बात करें तो विषुवत रेखा और देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा की लंबाई जो है, इसकी लंबाई, रेखाओं की लंबाई वो ऊपर तथा नीचे की ओर घटती जाती है, या हम बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो असमान होती है। क्योंकि हम देखें कि पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है इस धागे, अगर धागे नुमा अगर पृथ्वी को गोल हम उसको बांधने की कोशिश करें तो बीच वाले इस वाले में सबसे ज़्यादा धागा लगेगा, फिर ये जो खींची गई रेखा है उसमें वो उससे अनुपात में छोटा होगा, फिर ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जाते जाते ध्रुव पे ये एक बिंदु के रूप में आ जाता है। उसी तरह नीचे भी ये विषुवत रेखा से ये छोटा होते 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 ये दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में हो जाता है। तो इसकी जो विषुवत रेखा की, अक्षांश रेखा की जो लंबाई है विषुवत रेखा से ऊपर घटती जाती है और नीचे भी घटती जाती है, तो ऊपर तथा नीचे की ओर यह घटती जाती है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी लंबाई जो है वो असमान रहेगी, समान नहीं रहेगी। जबकि इसकी जो लंबाई है विषुवत देशांतर रेखा की, उसकी लंबाई जो है वो समान रहती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा को हम देखें तो वो गोल है पृथ्वी, तो इसलिए वो जो खींची गई रेखाएं होती है वो हमेशा ही क्या होती है, बराबर होती है, तो उसकी लंबाई हमेशा ही बराबर होगी। अब इसके बीच की दूरी को देखें, इसके बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो वो जो है हमेशा ही बराबर होता है, मतलब समान, ये होता है समान। जबकि इसकी जो है दूरी वो ध्रुव की ओर जाते हुए वो घटती है। इसके दो रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है। अगर हम देखें कि इस तरह से खींची गई रेखा, फिर इस तरह से खींची गई रेखा, यहाँ पर दूरी सबसे अधिक है, फिर ऊपर जाते जाते ये दूरी क्या होगी, घटते जाएगी, और नीचे भी वो घटते जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनके दो रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है, समान नहीं होती, जबकि यहाँ समान होती है। लगभग जो होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है।
वहीं पर इसकी दूरी विषुवत रेखा में बीच में तो लगभग 111.33 किलोमीटर के करीब होता है, लेकिन उसके बाद ऊपर में जाते हुए ये एक बिंदु के रूप में सभी देशांतर रेखा मिल जाती है और नीचे में भी सभी दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती है। तो लेकिन ये लगातार जो है दूरी वो घटती जाती है। तो ये हुआ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में कुछ अंतर। अब हम देखते हैं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं को और कुछ मुख्य देशांतर रेखाओं को। पहले हम देखते हैं मुख्य अक्षांश रेखाओं को। मुख्य अक्षांश रेखाएं, अगर हम इस तरह पृथ्वी को लें तो बीच की विषुवत रेखा को ही हम एक अक्षांश रेखा ही है विषुवत रेखा, तो वो है 0 डिग्री। विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया। तो ये है हमारा विषुवत रेखा, या एक वृत्त के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस तरह से और उस पार पूरा ले तो वो एक वृत्त का ही निर्माण करती है, तो इसे विषुवत रेखा या वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े अक्षांश जो है, सबसे बड़ा अगर अक्षांश पूछा जाए तो वो विषुवत रेखा ही होता है। उसके बाद अगर हम अक्षांश को इस तरह से लें 0 डिग्री अक्षांश को, तो प्रत्येक 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में जो खींची गई रेखाएं हैं वो उसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। यह एक अक्षांश रेखा ही है जो कि 23.5 डिग्री पर खींची गई है, या इसे हम कर्क वृत्त भी बोलेंगे, कर्क वृत्त भी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 23.5 जो दक्षिणी ध्रुव में खींचा गया है इसे मकर रेखा या मकर वृत्त भी बोला जाएगा। फिर वहीं 66.5 डिग्री पे देखा जाए और नीचे दक्षिणी ध्रुव में भी 66.5 डिग्री पे देखा जाए तो ये है हमारा उत्तरी ध्रुव रेखा या वृत्त, और नीचे की ओर 66.5 डिग्री पर खींचे गए को हम दक्षिणी ध्रुव रेखा या वृत्त कहेंगे। वहीं पर 90 डिग्री सीधे अगर खींचें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर खींचे गए को हम ध्रुव कहेंगे, और ये है उत्तर दिशा, तो उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर खींची गई अक्षांश रेखा जो है वो है दक्षिणी ध्रुव, जो एक बिंदु के रूप में होती है, क्योंकि जाते जाते जो है ये अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। उसी तरह नीचे में भी। तो ये है कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री मुख्य अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, 66.5 डिग्री ऊपर उत्तरी ध्रुव रेखा और नीचे दक्षिणी ध्रुव रेखा, और सीधे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर उत्तर दिशा की ओर और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव। ये है 90 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा। तो ये कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम लोग जानेंगे मुख्य देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की बात करें तो दो मुख्य देशांतर रेखाओं को हम देखते हैं। ये दो है देशांतर, दो को मुख्य रेखा खींचा गया। एक है 0 डिग्री और ऐसे चलते जाती है, और एक है उसके बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री। हम इसको यहाँ से दिखाते हैं पीछे की ओर, तो एक होता है 180 डिग्री और एक होता है 0 डिग्री। ये जस्ट इसके पीछे होगा, क्योंकि पूरा जो है 360 डिग्री होता है, उसको पूरा करने में 24 घंटा लगता है। तो 180 डिग्री मतलब अर्धगोला 12 घंटा, तो इसलिए 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे वाले जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो दो मुख्य देशांतर रेखा में हम 0 डिग्री देशांतर को देखेंगे और एक देखेंगे 180 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय माना गया है, या मुख्य देशांतर रेखा इसको बोला जाता है। यह है मुख्य देशांतर रेखा या मानक समय रेखा, जहाँ से अन्य जगहों के समयों की तुलना की जाती है। यह जो है ये खींचा जो गया है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरा है,
और इसी से तुलना करके जो है वो अन्य देशों के समयों का जो है अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि 0 डिग्री ये है इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर। और अगर हमारे भारत की बात की जाए तो ये है पूरब दिशा, ये है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर जाते जाते 82.5 डिग्री में हमारे भारत का जो है वो मानक समय खींचा गया। एक ऐसा समय जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और उसे ही मानक समय बोला जाता है। तो 82.5 डिग्री पर खींचा गया है। चूँकि हम देखें तो 5.5 इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 5.5 घंटे का अंतर होता है, 5 घंटा और 30 मिनट। क्योंकि हम देखें तो 360 डिग्री परिभ्रमण करने में, मतलब पूरे पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में, पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। और उसी तरह अगर हम 1 घंटा की बात करें, 1 घंटा तो 360 बाय 24 तो 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री वो जो है वो घूर्णन करेगा। अगर 1 घंटे मतलब 60 मिनट में अगर वो घूम रहा है 15 डिग्री, तो 1 मिनट में या 1 डिग्री जो है वो घूमेगा 4 मिनट में। तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री घूर्णन पृथ्वी 4 मिनट में करती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ का मानक समय 82.5 डिग्री है, तो इस तरह से 82 और ये 82, 1 डिग्री घूमने में हमें लगता है 4 मिनट, तो ये हो गया इतना मिनट, और ये हो गया 2 मिनट। तो इस तरह से 330 मिनट, इसका मतलब है 5 घंटा और 30 मिनट। तो इसलिए 5.5 यहाँ पर ग्रीनविच शहर से हमारे यहाँ जो समय है वो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। उसी तरह चलते चलते या आगे समय चलते चलते 180 डिग्री की ओर जब जाते हैं, तो 180 जैसे कि 360 डिग्री में 24 घंटा लगता है, तो 180 में 12 घंटा। तो इस तरह से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरा जो मुख्य देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्योंकि जाते जाते अगर हम देखें तो ये जो है इसके उस पार जो है 1 दिन आगे होगा और इसके इस पार जो है 1 दिन पीछे होगा। या हम बोलें कि अगर इधर रविवार है तो उस पार होगा सोमवार। तो ये 2 मुख्य रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। एक 0 डिग्री जो कि मानक समय रेखा या मुख्य देशांतर रेखा, और दूसरा है 180 डिग्री जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी पर 2 गोलार्धों या पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में समय को और तिथि को बताने का, दोनों का काम करता है। अब हम देखते हैं ताप कटिबंधों को। मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री जिसे समय का अनुमान या समय को जो है वो निर्धारित किया गया है, और 180 डिग्री तिथि निर्धारित की जाती है उसके गोलार्धों में, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हुए। अब हम ताप कटिबंध को देखते हैं। ताप कटिबंध, तापमान के आधार पर पृथ्वी पे कई सारे कटिबंधों को बनाया गया या उसको कई सारे भागों में बांटा गया, तो उसको हम देखते हैं। अगर हम ये पृथ्वी लें, अगर ये सूर्य लें, तो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर हम देखें, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो सूर्य की रोशनी सालों भर जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों पे सीधी पड़ती है, और इस तरह से इस वाले इलाके में, इस कटिबंध बोलें या ये क्षेत्र जो बोलें, इस क्षेत्र में सालों भर गर्मी बनी रहती है। तो इसलिए इस क्षेत्र को या इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध बोला जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र या उष्ण कटिबंध। क्योंकि ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, और सूर्य की रोशनी सीधी सालों भर इन रेखाओं के बीच पड़ती है, इसीलिए हम इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं या उष्ण कटिबंध। उष्ण का अर्थ होता है गर्मी, तो इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हम इन क्षेत्रों को देखें, यह है उत्तरी ध्रुव रेखा और ये है दक्षिणी ध्रुव रेखा। तो इन यहाँ कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा और यहाँ पर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा पर इनकी तुलना में, उष्णकटिबंध क्षेत्र की तुलना में तिरछी किरणें पहुँचती है, और इन वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी तिरछी
किरणें पहुंचती है। तो यहाँ पर जो होता है दोनों गर्मी और ठंडी दोनों ही बराबर में होता है, मतलब गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। तो इसलिए इस कटिबंध को समशीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध या कहीं कहीं से केवल शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। वहीं यही स्थिति यहाँ पर भी है, इसे समशीतोष्ण और कटिबंध और या तो सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। समशीतोष्ण क्यों? क्योंकि सम शीत प्लस उष्ण। सम का माने होता है बराबर या समान, शीत का मतलब होता है ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। तो दोनों ही बराबर हो, ठंडी और गर्मी, तो उसी क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध हम कहेंगे। वहीं अगर हम उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों को देखें, इस वाले और इस वाले इलाके में, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। यहाँ पर सालों भर जो है वो बहुत ही तिरछी किरणें पहुँचती है और बर्फीला भी है, इसीलिए यह जो क्षेत्र होता है यह काफ़ी ठंड होता है। यहाँ पर बहुत ही सालों भर ठंड रहता है, तो इसीलिए इसे शीत कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है और इसे भी शीत कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि तापमान के आधार पर पृथ्वी के अलग अलग कटिबंध, बीच वाले जिसमें कि सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती है उसे हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। फिर ऊपर और नीचे वाले क्षेत्रों में देखें जहाँ इसकी तुलना में तिरछी किरणें सूर्य की पहुंचती है, वहाँ दोनों ही ठंड और गर्मी दोनों पड़ता है, तो इसे हम उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी और बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, तो वहाँ पर हम शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सालों भर ठंड और बर्फ़ जमी हुई रहती है। तो इस तरह से ताप कटिबंधों के बारे में जाना। तो अगर हम परिभाषा दें तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के कटिबंध को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। वहीं समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध ऊपर में उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा के बीच और नीचे में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और वहीं पर अगर हम शीत कटिबंध की बात करें तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या बोले उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुवीय रेखा के बीच के क्षेत्र और नीचे में दक्षिणी ध्रुव रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों को हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से हमने ताप कटिबंधों को जाना। अब हम जानते हैं क्षितिज को। क्षितिज जो होता है वो एक स्थिति है या एक रेखा है। क्षितिज, अगर हम खुले आसमान में, खुले जगह में, खुले किसी जगह में या मैदान में अगर हम देखें तो दूर दूर तक कहीं एक मैदान में अगर खड़े हों तो हमें आसमान जो है और धरती जो है वो एक जगह पर मिलता हुआ दिखता है। उस स्थान को या उस रेखा को ही हम क्षितिज रेखा कहते हैं। तो क्षितिज वह एक स्थान है या एक रेखा है जहाँ पर हमें आभास होता है कि मैदान और आकाश जो है वो उस जगह पे मिल रहा है, जबकि वो वास्तव में नहीं होता है। पृथ्वी गोल है, इसीलिए हमें ऐसा नज़र आता है। तो एक आभास या हम बोलें कि एक स्थान या रेखा जहाँ पर पृथ्वी और आकाश हमें मिलता हुआ दिखता है या प्रतीत होता है। यह वास्तविक रूप में तो होता नहीं है, लेकिन हमें यह प्रतीत होता है। तो उस स्थान को या उस रेखा को हम क्षितिज बोलते हैं। और यह हमें कहाँ होता है? खुले मैदानों में। तो यह क्षितिज की एक परिभाषा हुई। पृथ्वी और ग्लोब में हमने तब ग्लोब एक पृथ्वी के एक छोटे से मॉडल के बारे में जाना। मानचित्र जो कागज़ पे, सपाट कागज़ पर खींची गई पृथ्वी का एक ही अध्ययन के लिए बनाया गया एक चित्र होता है। अक्षांश और देशांतर रेखा जो किसी भी पृथ्वी पर किसी स्थान को या समय को, इन सबको चीज़ों को निर्धारित करने के लिए दो मुख्य रेखाएँ खींची गई है। मुख्य अक्षांश रेखाओं और मुख्य देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा की जिस तरह देखें लंबाई ऊपर जाते जाते घटती जाती है और नीचे भी। देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो घटती नहीं है, और लेकिन उनके बीच की दूरी जो है देशांतर रेखा की घटती है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी नहीं घटती है, वो करीब जो होता है दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी वो करीब होता है 111 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों में कुछ अंतर को देखा। फिर ताप कटिबंध या पृथ्वी के बीच वाले अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा के क्षेत्रों को देखें। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों को, जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती है, तो वो क्षेत्र जो है
वो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती है। फिर ऊपर की ओर नीचे की ओर देखें तो तिरछी किरणें जहाँ पर पहुँचती है उसे हम समशीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध कहते हैं, जहाँ पर दोनों ही सर्दी और गर्मी दोनों देखा जाता है। फिर ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में, पृथ्वी के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो वो सालों भर ठंड रहती है, तो उसे शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। फिर एक स्थिति या एक स्थान या एक रेखा को जहाँ पर हमें दिखता है कि पृथ्वी या वो जगह और आकाश जो है वो मिलता हुआ हमें दिखता है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो इस तरह हमने अपने सिक्स्थ चैप्टर जिसका नाम पृथ्वी और ग्लोब है, उसमें पृथ्वी, ग्लोब और उनके कुछ मुख्य रेखाओं के बारे में जाना, ताप कटिबंधों के बारे में जाना। तो यहीं पर हमारा पृथ्वी और ग्लोब का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।